फ्रेंड्स, मैं हूं ऐश्वर्या। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमिलॉजी क्रैकर्स। आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं, दैट इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स फॉर बोथ बोर्ड्स एंड नीट, है ना। दैट इज द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आज हम एक नया सेशन, एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, आई होप आप सब लोग अच्छे हो, है ना। और मैं आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ इस चैनल में, है ना। चलो, अब विदाउट एनी फर्दर लेट लपाट हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉर 12th नीट and 12th ongoing students, that is sexual reproduction in flowering plants। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके एनसीईआरटी का 12th के बुक का पहला आपका यूनिट है, ठीक है। उसमें से सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th एनसीईआरटी। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, बोर्ड्स में इससे हर साल सीबीएसई एज वेल एज आपके जो स्टेट बोर्ड्स है, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। अगर हम नीट की बात करें, एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस चैप्टर। अगर किसी बार नीट का अगर मन नहीं हुआ देने का, तो भी वो 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का पूछते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपका बॉटनी का सेक्शन है, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसको आपको अच्छे से कंसेप्चुअली समझा पाऊं। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे से बोल सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, बी इट 11, बी इट 12, कोई भी चैप्टर नीट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पहले तो इसको हम इस मतलब को समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या है। ये जो आपका शब्द है फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको बोलते हैं? हम किसको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं? हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज द प्लांट किंगडम। वहां पे आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाया गया था। एम आई राइट? यस। चलो, तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये आपका वो ट्रीज है जिनमें फ्लावर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो आपके क्रिसमस ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं होते हैं, उसमें मेल कोन और फीमेल कोन रहते हैं। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में भी फ्लावरिंग नहीं होता है। फ्लावर, जो खूबसूरत फूल जो आप लोग देखते हैं आपके आसपास, ये किधर होता है? ये केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो एंजियोस्पर्म्स वो ट्रीज है जिसमें आपके फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कलरफुल वेल सेंटेड फ्लावर्स जो आप बाहर देखते हैं, करेक्ट। चलो, अब हम बात करते हैं ये फ्लावर एक्चुअली है क्या। मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके के सबसे समझाऊंगी। 11-12 में मैं इस तरीके से इसको समझती थी, ठीक है। दो इट इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, बट मैं इसी तरीके से याद रखती थी कि फ्लावर के स्टेम के ऊपर फूल, सॉरी, जो आपका ट्री का स्टेम होता है ना, लीव्स जिसमें होते हैं, उस स्टेम के ऊपर आपका फ्लावर रहता है ना। तो बचपन में जब मैं 11-12 में थी, तो मैं इसी तरीके से इसको याद रखती थी कि फ्लावर स्टेम के ऊपर है, तो वो स्टेम का एक पार्ट है, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, इट इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, बट आपको अगर इसको रिमेम्बरेंस करना है तो आप इस तरीके से इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि फ्लावर आपके स्टेम के ऊपर रहता है ना। फ्लावर इज बोर्न ऑन द शूट। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। प्लांट्स में अगर किसी के पास क्षमता होती है रिप्रोडक्शन करने का, किस तरीके का रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे आपका गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं,
वो किसमें है? वो केवल और केवल आपके प्लांट्स में है। करेक्ट, वो केवल और केवल आपके किसमें है? प्लांट्स में है। तो फ्लावर जो है इनके पास क्षमता रहता है आपका रिप्रोडक्शन करने का। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट्स। ठीक है, क्या होता है ये? रिप्रोडक्टिव शूट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ये प्लांट्स में तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या हर प्लांट में करते हैं ये? नहीं, हर प्लांट में नहीं करते हैं, केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में करते हैं, है ना। फ्लावर्स क्या होता है? दे आर मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट्स इन एंजियोस्पर्म्स केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो फ्लावर है इसके पास सेक्सुअल ऑर्गन होंगे। सेक्सुअल ऑर्गन मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन होंगे जहां से गैमीट प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे, दोनों एक साथ जुड़ेंगे और एक नया जनरेशन तैयार करेंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपका जो फ्लावर है, फ्लावर में भी सेम चीज होता है। तो आपका फ्लावर का एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं बना देती हूं। ये है फ्लावर का थैलेमस। ठीक है, ये है फ्लावर का थैलेमस। इसके बीचों बीच, है ना, इसके बीचों बीच आपका रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। करेक्ट। अब हम ड्रॉ करते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। फीमेल है, बीच में है, तो आसपास सारे मेल, इसको देखो आजू बाजू में है, ठीक है ना, पीछे पीछे है इसके, है ना, सारे मेल ऑर्गन्स। देखो सारे मेल ऑर्गन्स क्या है, इसको सराउंड कर रहे हैं, इसको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, है कि नहीं, है ना। अब बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन के। ये इसका फीमेल, ये इसका मेल ऑर्गन। अब यहां पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल और कैलिक्स। कुछ ग्रीन लीव्स जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, फ्लावर थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों मैम, आपने तो पेटल ड्रॉ ही नहीं किया। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं इसके रेड कलर के पेटल्स, है ना। मैम ने ड्रॉ कर दिया इसके रेड कलर के पेटल इस तरीके से। ये बन गया आपका रेड कलर का पेटल, है ना। ये क्या है? ये आपके पेटल है। जो रेड कलर से मैम ने ड्रॉ किया है ये पेटल है आपका। ठीक है, चलो इसको फटाफट मार्क कर लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि फ्लावर का जो चारों स्ट्रक्चर है ये एक बेस के ऊपर है। इस बेस का नाम क्या है? थैलेमस। ठीक है, ये क्या है? आपका पेटल्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कोरोला। सुंदर होते हैं ना पेटल्स। ये क्या है? आपका सेपल्स। क्या बोला जाता है इसको? कैलिक्स। करेक्ट। अब मेल फीमेल में आते हैं। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको क्या बोलते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन मेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोइशियम, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको क्या बोलेंगे? कार्पेल बोलेंगे या फिर पिस्टिल बोलेंगे, राइट। कार्पेल और पिस्टिल क्या बोलेंगे इसको? जाइनोइशियम। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। और यहां हम क्या देख रहे हैं? नीचे एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, है ना। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा बोर्ड को दिखा दे रही हूं फॉर द सेक ऑफ डायग्राम, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। चलो देख लिए, चलो अब बोर्ड रब कर रही हूं मैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आपका इसका थ्योरी। फ्लावर के पास क्या है, फ्लावर के पास एक चौड़ा बेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। इसी थैलेमस के ऊपर फ्लावर के 4 होल प्रेजेंट है, WHORL होल्ड। होल्ड हम किसको बोल रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम। सो लेट अस राइट फ्लावर्स हैव अ ब्रॉड बेस, ठीक है, फ्लावर्स हैव अ ब्रॉड बेस, और इस ब्रॉड बेस का नाम क्या है, थैलेमस। फ्लावर के पास एक ब्रॉड बेस है थैलेमस विच हैज 4 होल्स, ठीक है, 4 होल्स। बोर्न ऑन इट, बोर्न मतलब उसके ऊपर है ना। हमने देखा कि नीचे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, और उसके ऊपर 4 होल्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 होल्स, 4 होल्स का मतलब है फ्लोरल लीव्स, 4 फ्लोरल लीव्स आपके प्रेजेंट है, राइट। कौन कौन से, नंबर 1 है सेपल्स, है ना। सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये सेपल का काम क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कोई भी फ्लावर जब बड होता है, खिला नहीं है, बड है, इस तरीके का होता है ना, बड दिखाती हूं मैं, इस तरीके का बुझा होता है बड, है ना। उसके चारों तरफ जो है लीव्स होते हैं, लीव से प्रोटेक्टेड होते हैं, वही लीव्स आपके सेपल होते हैं। तो सेपल का अनदर नेम क्या है, कैलिक्स। सेपल क्या होता है, दे आर ग्रीन लीव्स विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज, जब फ्लावर खिला नहीं है ना। ग्रीन लीव्स protects the flower in bud stage। जब फ्लावर अपने बड स्टेज में रहता है तब आपका सेपल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, पेटल्स, बहुत सुंदर, वेल सेंटेड, है ना, कलरफुल पेटल्स होते हैं फ्लावर्स का, वेल सेंटेड। क्यों, क्योंकि पेटल्स पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पेटल्स, करोला क्या होता है, वेल सेंटेड, वेल सेंटेड, कलरफुल, ठीक है ना। काम क्या होता है इसका, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्लियर। थर्ड वन क्या है आपका, स्टेमेन। स्टेमेन क्या है आपका, एंड्रोशियम, जो मेल को चारों तरफ से सराउंड किया है, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन के बाद है आपका कार्पेल, कार्पेल और पिस्टिल, क्या बोलते हैं हम इसको, जाइनोशियम। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इधर लिख दे रही हूं मैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब एक बार देख लो तुम लोग अच्छे से, चारों सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल, है ना, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, स्टेमेन, पेटल, सेपल, कार्पेल। अब चारों जब तुम लोगों को दिख गए हैं, अब क्या सेपल और पेटल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तुम बोलोगे नहीं मैम। तो सेपल और पेटल क्या है, दे आर नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, ओके। स्टेमेन और कार्पेल ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है,
एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। कौन है? स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, तो 4 आपके होल्ड है, सेपल और कैलिक्स, पेटल्स, करोला, स्टेमन, एंड्रोइशियम, कार्पेल और पिस्टिल और जाइनोशियम। ये आपका 4 होल्ड होता है फ्लावर का, और ये केवल और केवल आपके किधर प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म में। आई होप यहां तक क्लियर है। एक बार सब लोग लेक्चर लेते लेते देख लो। आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं? सब लोग नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। सब लोग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि नोट्स बना रहे हैं, है ना? बढ़िया से नोट्स बनाओ, नीट क्रैक करो, है ना? फुल मार्क्स लाना है। मैं जो क्लास में कराती हूं, अगर उतना ही पढ़ के चले जाओगे ना, नीट में 90 से 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना? 90 आउट ऑफ 90, ये मेरा गारंटी है तुमको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, है ना? आई हैव मेनी स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, शुरू करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। करेक्ट, हम लोग किससे शुरू करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन। या फिर हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसा क्यों बोले हम माइक्रोस्पोरोफिल? ऐसा क्यों बोले? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल? अगर प्लांट किंगडम पढ़े हो तुम लोग, ये सब नाम देके कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना मत। वर्ड को तोड़ो, बायो में जितने वर्ड को तोड़ोगे, देखो माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। अब ये स्पोरोफिल क्या होता है? जिस जगह में आपका फिल यूज होता है उसका मतलब होता है लीफ। क्या होता है? लीफ। क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल, फिल, THYLL मतलब लीफ से रिलेटेड है। स्पोरो मतलब स्पोर। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 चीज मिला, स्मॉल, स्पोर, लीफ। अब भाई ये क्या है? देखो आपका ये क्या है? ये जो 4 होल जो आप पढ़े हो, मैंने आपको क्या बताया? ये 4 फ्लोरल लीफ है। क्या है ये? 4 फ्लोरल लीफ, है ना? फ्लावर, मैंने आपको जो पहले जो लॉजिक बताया था और बोला था कि ये लॉजिकल नहीं है, ये मेरा सोचने का, मैं जो याद रखने के लिए सोचती हूं, इसका एक कारण है। वो कारण ये है कि मैंने आपको क्या बोला था क्लास के स्टार्टिंग में? आपके स्टेम के ऊपर फ्लावर है, आपका स्टेम के ऊपर अगर फ्लावर है तो फ्लावर तो स्टेम का ही पार्ट है, तो फ्लावर तो मॉडिफाइड शूट होगा ही। अब स्टेम के ऊपर क्या रहता है? स्टेम के ऊपर तो लीफ रहता है। तो फ्लावर अगर मॉडिफाइड स्टेम है, अगर मॉडिफाइड शूट है, तो फ्लावर के अंदर जो चीजें रहेंगी वो क्या होंगी? वो लीफ ही तो होगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? देखो, मैंने तुमको क्लास से पहले मैंने बोला था कि मैं बचपन में 11th 12th में इसको कैसे याद रखती थी कि अगर ये एक ट्री का स्टेम है तो इसके ऊपर जो है फ्लावर है ना? मैंने ये चीज बोला था कि इसके ऊपर फ्लावर है, राइट? अब फ्लावर तो स्टेम का पार्ट है, तो फ्लावर तो मॉडिफाइड शूट होगा। स्टेम के ऊपर क्या आता है? स्टेम के ऊपर आता है लीफ, है ना? स्टेम के ऊपर आता है लीफ, राइट? तो फ्लावर के अंदर जो भी चीज रहेंगी वो क्या होंगी? आपकी लीफ। आया समझ में? क्या होगा? लीफ होगा। तो फ्लावर के जो 4 होल हम पढ़े हैं, स्टेमन, कार्पेल, कैलिक्स, करोला, ये सब तो 4 फ्लोरल लीव्स है। मैम ने बोला था 4 होल्स, 4 फ्लोरल लीफ। तो आपको पता चला स्टेमन लीफ क्यों है। अब आते हैं माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर हम मेल गैमीट के लिए यूज करते हैं। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, उसमें जिम्नोस्पर्म में भी हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर, स्मॉल स्पोर मतलब हम किसको बोलते हैं? मेल गैमीट को बोलते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन एक ऐसा लीफ है
है ना। स्टेमेन एक ऐसा लीफ है जिसके ऊपर मेल गैमेट्स होते हैं। सिंपल, स्टेमेन ऐसा लीफ है जिसके ऊपर मेल गैमेट होते हैं और उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। लीफ जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर है, जो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करता है, यानी कि मेल गैमेट। क्लियर है सबको यहां तक? यस और नो बोलो, कमेंट में लिखना। चलो, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका सबका क्लियर है, ठीक है ना। मैंने क्या ये समझाया, माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं, क्लियर है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अभी हम जब फ्लावर ड्रॉ किए थे, हम क्या देखे थे कि आपका जो स्टेमेन है वो इस तरीके का दिखता है ना। आपका जो ये पूरा स्टेमेन है वो इस तरीके का दिखता है कि नहीं, बताओ। ये देखे थे तो देख लेते हैं ये क्या है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये इस तरीके का नहीं होता है। ये कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूं। देखो, ये जो तुम्हारा फिलामेंट है ये तो होता है ऐसे ड्रॉ किया, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एंथर है, ऊपर वाला पोर्शन, और इसके पीछे से इस तरीके से फिलामेंट जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, दिस इज योर स्टेमेन। और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एंथर बोलते हैं, और इसका जो ये लंबा वाला पोर्शन है इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है आपका एंथर, एक पार्ट क्या है आपका, वन पार्ट इज योर एंथर, सेकेंड पार्ट इज योर फिलामेंट। एक पार्ट आपका एंथर है, सेकेंड पार्ट आपका फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है, ये लंबा सा डंडा, ये डंडे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका फिलामेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक अटैच टू। किस किस से फिलामेंट अटैच हो सकता है, नीट का क्वेश्चन है। अटैच टू पेटल्स और थैलेमस। आपका जो फिलामेंट है ये आइदर थैलेमस के साथ अटैच रहता है या फिर पेटल्स के साथ अटैच रहता है। क्लियर। अब आपका इसके ऊपर, फिलामेंट के ऊपर आपका क्या है, एंथर अटैच टू इट्स स्टॉक। क्या है इसके ऊपर अटैच टू इट्स स्टॉक, कुछ नहीं है, आपका क्या है, एंथर। अब एंथर का स्ट्रक्चर देखो कैसा लग रहा है, ब्रॉड है ना, चौड़ा, नॉब। नॉब मतलब गैस का वो नॉब देखे हो जिससे रेगुलेट करते हो, वैसा ही दिख रहा है ना, इस तरीके से रेगुलेट करने वाला। तो ब्रॉड नॉब, फर्टाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका जो एंथर है ये आपका फर्टाइल स्ट्रक्चर है जहां से आपका पोलन ग्रेन निकलेगा। और आप देखो एंथर के दो लोब होते हैं, एक और दो। सो एंथर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, ठीक है। एंथर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, दो लोब में एंथर डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बाइलोब और डाइथेकस होता है। क्या होता है, बाइलोब और डाइथेकस, ठीक है। आपका एंथर दो लोब में डिवाइड होता है एंड इट इज बाइलोब और डाइथेकस। एंटीरियरली अगर आप इसको सामने से देखोगे लगेगा कि सेपरेटेड है, देखो ना, सामने से देखो लग रहा है ये तो अलग अलग है, लेकिन दोनों पीछे से कनेक्टेड है। इसको अगर तुम सामने से देखोगे, एंथर को अगर तुम एंटीरियरली देखोगे तो तुमको अंदर से फील होगा कि एंथर अलग अलग है, देखो ना, दो दो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये पीछे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सेपरेटेड एंटीरियरली। जो टू लोब्स है आप देखो, लग रहा है आपको अलग अलग लोब है, लेकिन नहीं, ये पीछे से कनेक्टेड है। तो हम क्या लिखेंगे, टू लोब्स आर सेपरेटेड एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली सेपरेटेड है, बट
कनेक्टेड एट द बैक, ठीक है, बट कनेक्टेड एट द बैक, पीछे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड थ्रू स्टेराइल वैस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्टेराइल वैस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है, उसको कनेक्टिव बोलते हैं हम, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। तो आपका जो एंथर है, अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा भाई दोनों लोब सेपरेटेड है, लेकिन दोनों लोब आपके पीछे से कनेक्टेड है। क्लियर है सबको? यस और नो, है ना? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना? इसको एक बार तुम लोग अच्छे से देखो, नोट्स तो बना ही रहे हो तुम लोग, लेकिन इसको अच्छे से एक बार जरूर देखो ये किस तरीके का है। करेक्ट? चलो इसको मैं रब करती हूं अब। ठीक है, ये एंथर हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया। एंथर फिलामेंट आई होप सबको समझ में आया है। अब हम एंथर के स्ट्रक्चर में घुसेंगे। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में एंटर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखें कि आपका जो स्टेमेन है इसके दो पार्ट हैं, एंथर है और फिलामेंट है, राइट? फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक है जो थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा हुआ रहता है, कभी कभी टेपल से भी जुड़ा हुआ रहता है। और आपका एंथर है जो ऊपर का फर्टाइल पोर्शन है जो बाइलोब्ड होता है। अब हम बीच में एक एंथर का डायग्राम लेते हैं कि एक्चुअली ये एंथर होता कैसे है। इस तरीके का होता है आपका एंथर। आप जब एंथर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये तो बटरफ्लाई जैसा है, बटरफ्लाई शेप्ड है ये तो, है ना? क्या दिख रहा है आपको? ये तो बटरफ्लाई शेप्ड है ना? ये तो बटरफ्लाई शेप्ड है, राइट? चलो, ये आपके एनसीईआरटी में है ये डायग्राम, है ना? इसीलिए मैं बना रही हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस तरीके से आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट यहां से निकाल के बाहर जा रहा है। अब एंथर मैंने क्या बोला था? दो लोब, वन लोब, टू लोब। अब तुम इसको पीछे से देखो, ये कहां सेपरेटेड है भाई? ये कनेक्टेड है, ये बीच में यहां पे वो टिश्यू है। क्या नाम है इस टिश्यू का? कनेक्टिव। क्या था ये? स्टेराइल वैस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। एंथर का पहला लोब, एंथर का सेकेंड लोब। अब एंथर में रहता क्या है? क्या रहेगा एंथर में? एंथर में रहता है आपका पोलन सैक। 1 2 3 4 पोलन सैक, 4 पोलन सैक दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना? 4 पोलन सैक दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका एंथर है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका फिलामेंट है, राइट? ये स्ट्रक्चर क्या है? फिलामेंट। ठीक है, अब आप अगर इसको अच्छे से देखो, बीच वाला क्या है? कनेक्टिव। अब मेरे को बात बताओ, यहां पे मैं लिख रही हूं एंथर क्या होता है? एंथर होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड यानी कि क्या होता है? डाइथेकस। एंथर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, राइट? एंथर के पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं 2 लोब्ड और डाइथेकस। 2 लोब्ड होते हैं या फिर डाइथेकस होते हैं। और हर एक लोब में बेटा अगर आप देखोगे, हर एक लोब में, ये आपका एक लोब है, ये आपका दूसरा लोब है, हर एक लोब में कितने पोलन सैक है? हर चेंबर में, हर लोब में आपके 2 पोलन सैक है। तो हम क्या लिखेंगे? ईच चेंबर या फिर ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स। ठीक है, 2 पोलन सैक्स रहता है और इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। भाई व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया?
अभी तो मैम ने मेरे को एक्सप्लेन किया था माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया किधर होता है? थोड़ा फंगी को याद करो, थोड़ा फंगी को दिमाग में लाओ। फंगी में स्पोर कहां पे ग्रो होता था? स्पोरेंजिया के अंदर, है ना? तो आपका जो स्पोरेंजिया है ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, राइट? स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, राइट? तो हम फंगी में बोलते हैं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इधर हम माइक्रोस्पोरेंजिया कौन से खुशी में बोले हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया इसीलिए बोले हैं क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करेगा। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर यानी कि आपका पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक सबको? यस और नो? आई होप सबको क्लियर है कि माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोले थे? क्योंकि स्टेमेन आपका लीफ है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, स्टेम के ऊपर कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो वो मॉडिफाइड शूट है। स्टेम के ऊपर लीफ रहता है तो फ्लावर के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर रहेगा तो वो लीफ होगा। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज अ लीफ विच बियर्स माइक्रोस्पोर, राइट? गुड। अब यहां पे हर लोब के पास 2 पोलन सैक है, तो टोटल कितने पोलन सैक हुए आपके? 4 पोलन सैक्स। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। जब आपका 4 पोलन सैक होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। Tetrasporangiate condition is a condition where each lobe of anther has 4 pollen sacs. क्लियर? और ये बीच वाला है आपका कनेक्टिव। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, अब आउटसाइड में कवर रहता है आपका एपिडर्मिस से, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया आपका ये पोलन सैक है। अब इस पोलन सैक के अंदर क्या रहता है? इस पोलन सैक के अंदर आपका रहता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। कौन से सेल्स? आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या चीज है देख लेते हैं। ये क्या है आपके? आर्कीस्पोरियल सेल्स। अगर आप एंथर को देखोगे तो एंथर का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना, और पोलन सैक्स जो है इसके पूरे लेंथ में लॉन्जिट्यूडिनली रन कर रहा है। तो और एक स्ट्रक्चर पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, राइट? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और पोलन सैक जो है ये लॉन्जिट्यूडिनली तुम्हारे पूरे लेंथ ऑफ एंथर से क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पोलन सैक्स एक्सटेंड longitudinally in the whole length of क्या? होल लेंथ ऑफ एंथर, राइट? होल लेंथ ऑफ एंथर में तुम्हारे पोलन सैक है। अब ये जो तुम्हारा पोलन सैक है इसके अंदर क्या रहता है? मैंने बोला आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करता है? ये आर्कीस्पोरियल सेल आपके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? आर्कीस्पोरियल सेल्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? एक है आउटर पैराइटल सेल्स, ठीक है? और दूसरा है आपका इनर स्पोरोजीनस सेल। आपका जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये 2 सेल फॉर्म करता है, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजीनस सेल। अगर मैं बात करूं तो मान लो ये तुम्हारा पोलन सैक है,
इस पोलन सैक के आउटर साइड में पैराइटल सेल का फॉर्म किया और इसके अंदर क्या रहेगा, स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है ये तुम्हारा क्या है, यहां पे मैं ग्रीन कलर का मार्क दे रही हूं ऐसे, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजीनस सेल तुम्हारा रेड से मार्क किया गया है। ठीक है, तो आर्किस्पोरियल सेल जो है ये क्या फॉर्म करता है, आउटर साइड में आउटर पैराइटल सेल और इनर साइड में आपका इनर स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, यस और नो, क्लियर होगा, जरूर होगा, है ना। अब ये आउटर पैराइटल सेल अब छोड़ दो, इनर स्पोरोजीनस सेल क्या फॉर्म करेगा, यही इनर स्पोरोजीनस सेल बाद में जाके आपका पोलन ग्रेन्स बनाता है, हम देखेंगे कैसे। और आउटर पैराइटल सेल आपके सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं, कौन कौन से, एपिडर्मिस, टेप्टम, एंडोथीशियम, है ना। ठीक है, साथ ही साथ में आपका है मिडिल लेयर, ये सारे लेयर आपके कौन बनाते हैं, आउटर पैराइटल सेल। तो हमने क्या देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, आपका जो एंथर है, ठीक है, इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल, ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब में ये डिवाइडेड है ना, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथेकस। करेक्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, डाइथेकस, राइट। हर एक लोब के पास चार पोलन चेंबर, मतलब हर एक के पास दो पोलन चेंबर रहते हैं या फिर पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन, है ना। अब ये पोलन सैक को एक नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका नाम कहां से आया, अगेन फ्लावर का स्टेम है, फ्लावर के स्टेम के ऊपर आपका हमेशा फूल का फॉर्मेशन होता है, ये आपका फ्लावर है, तो फ्लावर क्या हो गया, मॉडिफाइड शूट। स्टेम के ऊपर आपके पत्ते आते हैं तो फ्लावर शूट है, अगर फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीव्स होगा, मॉडिफाइड लीव होगा, फ्लोरल लीफ, चार, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, एंड्रोइशियम क्या है, फ्लोरल लीव्स है। करेक्ट। अब इसीलिए माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन को बोला जा रहा था, मतलब ऐसा लीफ जो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करता है। माइक्रोस्पोर हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल गैमीट के लिए, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, फंगी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, स्पोर का फॉर्मेशन बस्ते जैसे स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और इसके पास चार पोलन सैक है, इसीलिए ये क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। अब टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखो, इसमें क्या रहता है आपका, इनमें आर्किस्पोरियल सेल, है ना। ये जो रेड रेड कलर का मैंने दिखाया है ये क्या है, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल दो सेल्स में फॉर्म करता है, आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजीनस सेल। इनर स्पोरोजीनस सेल आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, आउटर पैराइटल सेल आपका एपिडर्मिस, टेप्टम, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करता है, राइट। यहां पे मैंने दिखा दिया है, ये आपका आर्किस्पोरियल सेल है, ये आपका जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज योर पैराइटल सेल आउटर साइड में, और इनर साइड में जो है ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका स्पोरोजीनस सेल है। कौन सा सेल है, स्पोरोजीनस सेल है। क्लियर है सबको यहां तक एंथर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीएस सेक्शन ऑफ यंग एंथर पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। पहला लेक्चर है तो ज्यादा मैं इसमें प्रेशर नहीं डाल रही हूं, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यंग एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तब तक आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है इस
इस वीडियो से, काइंडली प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आपका एक बेल बटन आता है उसमें जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय।